पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिग्रेशन लाइन। देखिए, सबसे पहले तो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस लेक्चर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है देन ओनली यू विल बी इंटरेस्टेड इन दिस लेक्चर बिकॉज बोथ द टॉपिक्स आर रिलेटेड। ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है बच्चों, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन से पहले आपको कोरिलेशन एंड कोवेरियंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए बिकॉज वील बी यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ कोरिलेशन इन दिस लेक्चर ऑफ रिग्रेशन लाइन। अब इन केस यू हैव वॉच द लेक्चर, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि कोरिलेशन इज अ मैथमेटिकल टूल जिससे मैं दो फंक्शंस या दो वेरिएबल्स को रिलेट करता हूं। ठीक है ना। कोरिलेशन वो रूल है जो मुझे बताता है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑफ स्टॉक मार्केट एंड द कंट्रीज इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था योर स्टडी आवर्स एंड योर रिजल्ट्स। फाइन। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे दो पैरामीटर्स, कैसे दो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब बच्चों अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों ने स्कैटर डायग्राम भी पढ़ा था। स्कैटर डायग्राम वाज अ रेप्लिकेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन इन अ ग्राफिकल मैनर। इन टुडेज लेक्चर विल बी स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन रिग्रेशन लाइंस। अब बच्चों देखो, रिग्रेशन लाइन मुझे क्या बताएगी? रिग्रेशन लाइन मुझे एक डिपेंडेंट, ध्यान से समझेंगे, रिग्रेशन लाइन विल हेल्प मी इस्टेब्लिश या एक्सप्लेन अ रिलेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखेंगे, डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि आपका स्टॉक मार्केट के वेरिएशन पर कंट्री का इकोनॉमी डिपेंड कर रहा है, तो मेरा इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? स्टॉक मार्केट। राइट। मैंने स्टॉक मार्केट को इंडिपेंडेंट माना है। ये एक टू वे प्रोसेस है। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी ये दोनों इंटररिलेटेड है। जस्ट इन केस आपको समझ में आ जाए, इसीलिए आई एम taking stock market as an independent variable and economy as a dependent variable। ठीक है ना। तो अब इन दोनों का वेरिएशन एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, बट कैसे इफेक्ट कर रहा है? रिग्रेशन लाइंस स्ट्रिक्टली एक लीनियर रिलेशन पर फोकस करते हैं। ध्यान से समझेंगे, एक लीनियर रिलेशन पर फोकस करते हैं। We do have regression lines for other mathematical relations as well, but abhi in this lecture we'll strictly be focusing on the linear relation between two variables, of which one variable is a dependent variable and the other variable is an independent variable। right। अब बच्चों, किसी भी रिग्रेशन लाइन का जो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस bx और x इज इक्वल टू c प्लस dy। ध्यान से देखेंगे इन दोनों चीजों को। यहां पर अगर आप पहली इक्वेशन देखो बच्चों, ये वाली, तो आप देख रहे हो, आप जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करोगे यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। a एंड b कैन बी एनी कांस्टेंट। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा या कंडीशन बना के दिया होगा। बट यहां पर आप क्या देख रहे हो? इफ यू कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, the value of y will automatically change। right। तो यहां पर what I can say is x is my independent variable। fine। x is my independent variable and y is my dependent variable। the value of y is depending on the value of x। तो this is a regression line। ध्यान से समझेंगे, this is a regression line of y on x। this y on x is of utmost importance। हमें इसी पर ध्यान देना है। this is a regression line of x on y। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किस वेरिएबल की रिग्रेशन लाइन किस पर है, तो वहां पर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों कि किसकी रिग्रेशन लाइन हम किस पर बना रहे हैं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दिस इज अ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। ठीक है ना। ऐसे ही x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई, दिस विल बी अ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। क्लियर है ना। चलो, अब
आगे का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये तो मुझे समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट हाउ डू आई फाइंड द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर द रिग्रेशन लाइन। तो देखिए आपके सिलेबस में यू डोंट नीड टू डिराइव द फॉर्मूला, यू जस्ट नीड टू यूज द इक्वेशंस। यहां पर जो चीज ध्यान रखने वाली है, सभी इक्वेशंस में बच्चों कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स आएंगे, तो मुझे वो पता होने चाहिए, जैसे मीन, वेरिएंस, ये सभी मैंने आपको ब्रीफ किए हुए हैं पिछले लेक्चर में, जिसका लिंक ऑलरेडी सजेस्टेड वीडियोस में दिखा रहा था अभी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बेसिक फॉर्मूले, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का बेसिक फॉर्मूला, कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब रिवाइज कर लें बिफोर रिग्रेशन लाइन। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इक्वेशंस। तो सबसे पहली इक्वेशन है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ध्यान से देखेंगे बच्चों, दिस इज द इक्वेशन फॉर द लाइन ऑफ y ऑन x, जहां पर y बार इज मीन ऑफ y, this is the mean of y, x bar is the mean of x, and this new term, this byx, this is your regression coefficient. Please make a note of it. This is your regression coefficient. Fine. Likewise, अगर मैं आपसे x on y की बात बोलूं तो इक्वेशन विल बी x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. This is regression of x on y. This is x on y. ठीक है ना? Likewise, bxy will again be a regression coefficient. Fine. Now the big problem is how to find the value of byx and bxy. तो there is no need to worry. आपको सीधे statistical formulae यूज करने हैं। बहुत ही बच्चों सिमेट्रिकल फॉर्मूले हैं। प्लीज साथ में एक नोटबुक रखेंगे और सभी नोट्स बनाते जाएंगे। क्लियर है ना? सभी फॉर्मूले लिखते जाएंगे। तो बी वाई एक्स बच्चों होता है, ध्यान से देखेंगे, सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको याद रखने का तरीका क्या है? बी वाई एक्स में एक्स बाद में आ रहा है, तो x वाले टर्म्स डिनोमिनेटर में, ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि बी एक्स वाई लिखिए, तो क्या होना चाहिए बच्चों? न्यूमरेटर का टर्म सेम रहेगा। इसको याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिमेट्रिकल से फॉर्मूले हैं। माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब की बार बच्चों y बाद में था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब देखिए, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया है तो अगेन आपको एक्स वाई दिया होगा, आप सिग्मा एक्स निकाल लोगे, सिग्मा वाई निकाल लोगे, एक और टेबल बना लोगे एक्स इंटू वाई की, वहां से सिग्मा एक्स वाई निकाल लोगे। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हम हाई स्कूल में या प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे थे, एंड दे आर वेरी इजी। यहां पर कोई भी प्रॉब्लम बच्चों नहीं होने वाली है, ठीक है ना? अब यहां पर ध्यान क्या देना है? ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज, रिग्रेशन लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके थ्रू हम रिग्रेशन लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना? बट क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है ना? मैं यहां पर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करता हूं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा था। देखिए, 2-3 टर्म जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लास्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ चुके हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते थे इसको? इसको रिप्रेजेंट करते थे आर से या रो एक्स वाई से, ठीक है ना? कोवेरियंस हम पढ़ चुके हैं। कैसे लिखते थे? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो ये दोनों फॉर्मूले जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता के आया हूं। यहां पर मैं केपी, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? सबसे पॉपुलर है, -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज
कुछ पैरामीटर्स जिसकी हेल्प से मैं क्वेश्चंस निकालूंगा, ठीक है ना। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला कि रिग्रेशन लाइन है क्या। रिग्रेशन लाइन वो मैथमेटिकल टूल है बच्चों जो एक लीनियर रिलेशन को एक्सप्लेन करेगा बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे मैं लिखूंगा एक्स और वाई या वाई और एक्स का, दीज आर द टू इक्वेशंस जो मैं यूज कर रहा हूं। ये दिस इज वाई ऑन एक्स, दिस इज एक्स ऑन वाई। इस पूरी इक्वेशन में ऑब्वियसली एक्स बार वाई बार मीन है, आप वेरी इजी, आप मीन आसानी से निकाल सकते हो। प्रॉब्लम कहां आ रही है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं जहां से आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना है। अब बच्चों देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिसकी मदद से हम ये सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, बट प्रॉपर्टीज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे तो मैंने साइड में लिख दिए हैं। जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, जस्ट नोट डाउन दीज प्रॉपर्टीज। अब बच्चों, दीज आर दी फॉर्मूलाज फॉर द रिग्रेशन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स। देखिए, एक तो हमने अभी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का फॉर्मूला देखा, दैट वाज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन दी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स लाइक मीन, मीन स्क्वायर एंड सो ऑन। बट अभी दिस R is correlation coefficient। अभी मैंने आपको बताया what is sigma x and sigma y, these are the standard deviations। कैसे निकालते हैं, through the help of variation। तो ये बच्चों दो और फॉर्मूले हैं for regression coefficient। अब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है that byx, bxy and r, इन तीनों का बच्चों साइन सेम रहेगा। देखो, ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखोगे तो आपका आंसर वही वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना। ये तीनों सेम साइन के आएंगे। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो तीनों पॉजिटिव आएंगे, अगर नेगेटिव आ रहे हैं बच्चों तो तीनों ही नेगेटिव आएंगे। ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात है। चलो, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, दिस मॉड आर, मॉड आर, मॉड आर का मतलब आई एम स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। This is the geometrical mean of byx and bxy। फटाफट से ये सारे फॉर्मूले नोट करते चलिए। इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने वाले हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है ना। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब क्या हुआ बच्चों, r का वैल्यू होगा अंडर रूट byx इंटू bxy। ठीक है ना। ये दूसरा प्रॉपर्टी है जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। तीसरा चीज देखो, bxy इंटू बी वाई एक्स, इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ये प्रॉपर्टी मुझे हेल्प करती है उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पे जहां पर मुझे दो लाइन दी हुई हैं और मुझे नहीं मालूम कि कौन सी लाइन x की रिग्रेशन लाइन है ऑन y और कौन सी लाइन y की रिग्रेशन लाइन है ऑन x। ठीक है ना, तो ये भी मुझे ध्यान रखना है। दूसरी चीज, टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट x बार एंड y बार। मतलब अगर मुझे दो रिग्रेशन लाइंस दी हैं और मुझसे मीन पूछ रहा है तो मुझे सीधे दोनों रिग्रेशन लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो भी बच्चों x और y का वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली मेरा मीन वैल्यू होगा, वो मुझे सीधे मीन निकाल के दे देगा। ठीक है ना, क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं वही प्रॉपर्टीज फोकस कर रहा हूं जिसपे आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज तो आपको बुक में बहुत सारी दिख जाएंगी, बट मैं स्ट्रिक्टली वो प्रॉपर्टीज फोकस कर रहा हूं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। ठीक है ना। पांचवा प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे बोलूं कि x ऑन y एंड y ऑन x, ये दोनों रिग्रेशन लाइंस कंसाइड कर रही हैं। कंसाइड कर रही मतलब एक ही है, तो व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच दिस विल होल्ड, मतलब व्हेन विल द टू रिग्रेशन लाइंस कंसाइड, तभी होगा जब उनके बीच में एक परफेक्ट लीनियर रिलेशन है। इफ देयर इज अ परफेक्ट लीनियर रिलेशन। ठीक है ना, और परफेक्ट लीनियर रिलेशन का मतलब क्या हुआ भाई, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट या तो +1 है या तो -1 है, केवल यही हो सकता है भाई। परफेक्ट कोरिलेशन का क्या मतलब हुआ कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज +-1। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका +-1 से +1 के बीच में वेरी करता है। वहीं आपका कोवेरियंस -∞ से ∞ के बीच में वेरी करता है। ठीक है,
तो अगर मुझे परफेक्ट लीनियर रिलेशन मिल रहा है, इसका मतलब या तो -1 है कोफिशिएंट या तो +1 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 आ गया, अब ध्यान से समझो, रिग्रेशन लाइन मुझे लीनियर रिलेशन बता रहा है और मैं आपसे कह रहा हूं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरा लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे, माई लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, आर पैरेलल टू योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना। देखो रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है ना। अब बी वाई एक्स की जगह मैं लिखूंगा r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बट ये r अगर 0 है तो ये सब 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो y माइनस वाई बार 0 हो गया, और ऐसे ही x माइनस एक्स बार आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स बार एंड y इज इक्वल टू वाई बार। अब ये वही कंडीशन है जब आपकी रिग्रेशन लाइंस पैरेलल होंगी। क्लियर है ना। ये वही कंडीशन है जब आपकी रिग्रेशन लाइंस पैरेलल होंगी, इसके अलावा ये और किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। फाइन है। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैसे मैं दो रिग्रेशन लाइंस के बीच में डायरेक्टली एंगल निकाल सकता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस, एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस। ध्यान रखेंगे ये मैं एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला नोट कर लेंगे, बहुत आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। दिस इज मॉड ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स। तो ये सभी प्रॉपर्टीज, ये सभी फॉर्मूलाज बच्चों हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए बच्चों, दीज आर दी फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप सभी ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, नाउ वील बी रेडिली यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टू रिग्रेशन लाइंस आर दिस एंड दिस, यू हैव टू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। क्या क्या लाइंस दी है बच्चों, 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको दो लाइंस दी हुई है बच्चों और आपको क्या निकालना है, एक्स बार एंड वाई बार। बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, दोनों लाइंस का जो साइमल्टेनियस सोल्यूशन आएगा दैट विल डायरेक्टली हेल्प मी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। तो मेरे को क्या करना है, मुझे सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। तो पहली इक्वेशन एज इट इज लिखता हूं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2y इज इक्वल टू 4। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, दिस गेट्स कैंसिल, दिस इज माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू 5, दिस विल बी माई मीन x बार। ठीक है ना। ऐसे ही आई कैन फाइंड y बार, x का वैल्यू रख के आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y बार एज वेल। क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ द टू रिग्रेशन लाइंस आर if the two coefficients of regression lines are this and this, then find the coefficient of the correlation। अब देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में अगर देखिए, मतलब मैं मान लेता हूं एक बी वाई एक्स है, दिस इज माइनस 0.6, दूसरा बी एक्स वाई है, दिस इज माइनस 1.4। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, r इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सिंपल, दिस विल बी माइनस 0.6 इंटू माइनस 1.4। राइट, क्लियर है ना। तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर आएगा, 6 4 24, this will be, you have to multiply 0.6 by minus 1.4 and whatever you get will be your answer। सिंपल है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। यहां पर भी प्रॉपर्टीज का देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू डायरेक्टली हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी। क्लियर है, सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा। बट ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली लिया क्यों, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द मोटिव ऑफ टेकिंग दिस क्वेश्चन। हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, जो प्रॉपर्टी कह रही है कि बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर, इनका साइन हमेशा सेम होना चाहिए। देखो यहां पर
बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। अब यहां पर देखो बेटा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव दिए थे, ठीक है ना, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा 6 4 24, 6 1 6 7 8.84, तो रूट 0.84 आप निकाल लीजिएगा, ये लगभग व्हाटएवर जो भी है। आंसर जब आप लिखोगे तो आंसर नेगेटिव में लिखोगे, आपका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा बट आंसर नेगेटिव में लिखोगे, सिर्फ इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है ना। आंसर नेगेटिव में क्यों होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी जो मुझे बताती थी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई और आर, इन सभी का साइन सेम होना चाहिए। क्लियर है, आपको समझ में आया, ये लॉजिक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन आता है या एक नंबर में आता है तो आप फटाक से फॉर्मूला लगा के आंसर लिख देते हो, बट यहां पर इस प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं देते हो। तो बच्चों ये सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो बहुत सिंपल है, लेट मी फर्स्ट रब दिस। चलो अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, ठीक है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है एंड सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है। साथ में आपको एन का वैल्यू भी दिया हुआ है, एन का वैल्यू भी दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। मतलब आपने क्या निकालना है, बी वाई एक्स निकालना है। बी वाई क्या था बच्चों, सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अच्छा बाद में x है, नीचे x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए अपना क्वेश्चन, जितनी वैल्यू इस फॉर्मूले में चाहिए वो सभी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड ये आपका सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 1200, सिग्मा एक्स दिया हुआ है 60, सिग्मा वाई दिया है 105, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है, और एन का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो सिंपल मेरे को वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है। बिल्कुल यही फोर्थ क्वेश्चन में भी है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये सब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सभी कुछ दिया हुआ है। आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, डायरेक्टली फॉर्मूला निकालोगे, यू विल गेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट। उसके बाद आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब बी वाई एक्स, उसके बाद आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, आर निकालना है। आर कैसे निकालोगे बच्चों, भाई बी वाई एक्स का फॉर्मूला मुझे मालूम है, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर स्टैंडर्ड डेविएशन, इन वैल्यू से आई कैन फाइंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। उसके बाद कोफिशिएंट निकालना है, और एक बार अगर आप रिग्रेशन लाइन निकाल लोगे तो यू कैन इजिली फाइंड दिस, द लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। मान लीजिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में रिग्रेशन लाइन की। यहाँ पर आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 10। तो आपने जो भी रिग्रेशन लाइन निकाली है, व्हाटएवर रिग्रेशन लाइन आपने ऊपर वाले पार्ट में निकाली है, यू सिंपली हैव टू यूज दैट फॉर्मूला एंड फाइंड द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। आई होप लॉजिक क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा मुश्किल नहीं है जिसमें आपको लगे कि कोई नई चीज करनी है, राइट, क्लियर है। चलो 6th क्वेश्चन में देखते हैं, आउट ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। नहीं है, नाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आपको दो इक्वेशंस दी हैं बच्चों, दो रिग्रेशन लाइन दी हैं और आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सी रिग्रेशन लाइन है y ऑन x और कौन सी रिग्रेशन लाइन है x ऑन y। तो इस क्वेश्चन को करने का एक सेट पैटर्न है। सबसे पहले आपने दो लाइन उठा ली, आपकी लाइन है 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 8, दूसरी लाइन है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, ठीक है ना। दो लाइंस आपको दी और आपको पहचानना है इसमें से y ऑन x ये वाली लाइन कौन सी है, ठीक है ना।
चलो, तो इसका लॉजिक क्या है बच्चों? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी भी लाइन को मान लेते हैं। लेट 3x plus 12y is equal to 8. Let this be the line of y on x. ठीक है ना? This is the line of y on x. तो इसको कैसे लिख सकता हूं? 12y is equal to 8 minus 3x. y is equal to 8 upon 12 minus 3 upon 12x. ये आ गया 2/3 minus x by 4. ठीक, क्लियर है? यहां से मेरी रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन आ गई, y is equal to minus x by 4 plus 2/3. मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि जो आपकी पहली लाइन है यही आपकी रिग्रेशन लाइन है ऑफ y on x. ठीक है ना? चलिए, अब इस रिग्रेशन लाइन से आपको क्या मिलेगा भाई? y on x की अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो तो क्या है? y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. This is the standard equation. रिग्रेशन लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही थी, y minus y bar is equal to रिग्रेशन कोफिशिएंट into x minus x bar. ठीक है ना? फाइन. अब इस इक्वेशन को जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, जैसे ही आप कंपेयर करोगे, आप जरा ध्यान से देखो, y बार और x बार वाला टर्म्स तो अभी छोड़ दो भाई. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो यहां से मुझे क्या कंक्लूजन मिलेगा? मुझे यहां से कंक्लूजन ये मिलेगा बच्चों कि byx इसका वैल्यू मुझे सीधे सीधे दिख रहा है -1/4. ठीक, ये वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है बच्चों? -1/4. क्लियर? अब एक बात बताओ, मैंने ये रिग्रेशन लाइन मानी थी y on x, तो ऑब्वियसली ये वाली कौन सी हो गई? x on y, है ना? ये वाली कौन सी होगी बच्चों? x on y. तो x on y अगर ये हो गई तो ये इक्वेशन यहां पर ऐसे लिख दी, 9x plus 3y is equal to 46. तो अब इसको कैसे लिखूंगा? x is equal to -3 upon 9y plus 46 upon 9 या -y/3 plus 46 upon 9. राइट? क्लियर? अब इसको कंपेयर करूं, x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. क्लियर है ना? आई होप इसमें कोई लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ रहा है. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल रिग्रेशन लाइंस को कंपेयर कर रहा हूं अभी. ठीक है ना? आई एम ओनली कंपेयरिंग द रिग्रेशन लाइंस. ठीक, अब अगर इस रिग्रेशन लाइन को इससे कंपेयर करूंगा तो यहां से मुझे बच्चों bxy क्या मिल जाएगा? bxy will be -1/3. क्लियर है ना? bxy will be -1/3. क्लियर है? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, उस प्रॉपर्टी में मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मुझे कैसे यूज करना है. ठीक, अब जरा देखो प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों कि byx और bxy ये हमेशा 1 से कम होने चाहिए. byx into bxy ये चीज हमेशा 1 से कम होनी चाहिए. तो मैंने जो कोफिशिएंट्स निकाले हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूं, मैं दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके देखता हूं. तो अगर मैं -1/4 और -1/3 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 1/12. ठीक है ना? मुझे बच्चों क्या मिलेगा? 1/12. क्या 1/12 1 से बड़ा है? जी हां, 1/12 तो 1 से बड़ा है. ठीक, इसका मतलब मैंने जो कोफिशिएंट्स निकाले हैं वो सही निकाले हैं. ठीक, अच्छा, अगर मैंने कोफिशिएंट्स सही निकाले हैं तो बच्चों मेरा अजम्पशन क्या था? मैंने तो दोनों में से इस रिग्रेशन लाइन को मान लिया था कि ये y on x है. अगर इसी क्वेश्चन में मैं byx into bxy करता, मतलब ये ऑपरेशन मैं करता और मेरा आंसर 1 से बड़ा आ जाता, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता और मेरा आंसर 1 से बड़ा आ जाता, इसका मतलब मैं byx और bxy जो निकाल के लाया हूं वो गलत निकाले, ऑब्वियसली गलत निकाले, तभी तो मेरी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है ना. वो ऑब्वियसली गलत निकाले, तभी मेरी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है. अगर गलत निकाले थे तो इसका मतलब क्या था भाई? लाइन तो रिग्रेशन की ही थी, मतलब मैंने जो y on x मानी थी वो y on x नहीं रही होगी, ऑब्वियसली वो x on y होगी. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का बच्चों ये तरीका है. समझ रहे हैं आप? आई होप द लॉजिक इज क्लियर.
ठीक है ना। आप दोनों में से एक लाइन को मान लेते हो कि ये y ऑन x है या x ऑन y है, वहां से बी वाई एक्स निकालोगे, तो दूसरी लाइन भी दी होगी, वहां से बी एक्स वाई निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स आपका अजम्पशन सही था, और अगर आपका अजम्पशन सही था तो यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू गेट योर आंसर। क्लियर है? चलो देखिए, हम लोगों ने 3-4 तरीके के क्वेश्चंस यहां पर कर लिए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, इसमें से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इजी हैं। इजी तब है जब आपको लॉजिक क्लियर हो, है ना। चलो स्पेशली 5th क्वेश्चन में देखिएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने में गलती ना हो आपसे। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बी वाई एक्स, क्योंकि यहां पर थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। क्लियर है? चलो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक चीज और बच्चों, एक नया क्वेश्चन देखने से पहले देखिए, यहां पर एक इस क्वेश्चन में एक पार्ट था, द कोरिलेशन कोफिशिएंट्स बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मैंने आपको बोला था कि अभी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल सकते हैं, बट उससे भी बेटर तरीका है, हमारे पास ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी है, R इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और ये दोनों कोफिशिएंट्स तो मैंने पार्ट 1 में निकाले ही हैं, तो यहां से मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं। ये इनफैक्ट काफी इजी मेथड है। क्लियर है ना? तो रादर आप ये मेथड फॉलो करिएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेथड। भाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालना इज डिफिकल्ट यहां पर। चलिए बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, और यहां से आपको बहुत सारी चीजें भी क्लियर होंगी, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन जो हमें करना है। चलो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, ये ऑब्वियसली एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। तो अगर मैं इन्हें ऐसे लिख दूं, ये एक्स ये वाई, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज है मेरे पास, मैं आपको इसको करने के बहुत से तरीके बताऊंगा। 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3, राइट। ये मुझे वैल्यूज दी हैं। और देखो सबसे पहले देखो, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि आपको y एस्टिमेट करना है जब आपको x मालूम है। तो बेसिकली आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये इक्वेशन, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, मतलब y ऑन x। अगर आप ये रिग्रेशन लाइन बना ले गए तो आपका काम हो गया। ध्यान से समझिएगा, इस तरीके के सभी क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही करना है। अगर मुझसे x का वैल्यू पूछता y का वैल्यू देकर, तो मैं x ऑन y का लाइन बनाता। अब देखो बच्चों, x और y मेरे पास है और मुझे बनाना है ये लाइन। तो इस लाइन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और बी वाई एक्स, ठीक है ना। बी वाई एक्स मुझे चाहिए। अब बी वाई एक्स का फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या होता है, बी वाई एक्स इज सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे बेटा, उतनी जल्दी फॉर्मूला याद हो जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मेरे पास एक्स वाई है, तो मैं एक चार्ट और बना लेता हूं, एक्स इंटू वाई का, ठीक है ना, फाइन। एक्स स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक। अब यहां से मैं एक्स वाई निकाल सकता हूं, 7 12 15 16 15। एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं, 1 4 9 16 25। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा एक्स मिल जाएगा। यहां से मुझे सिग्मा वाई मिल जाएगा। यहां से मुझे सिग्मा एक्स वाई मिल जाएगा। यहां से मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। एन मुझे मालूम है कितना है, 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू 5 है। तो मैं ये पहला मेथड आपको बता रहा हूं, बी वाई एक्स आ गया। बी वाई एक्स आ गया तो ऑब्वियसली मेरे पास रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आ गई तो मैंने अपना एस्टिमेशन कर लिया। क्लियर है? ये पहला मेथड है, ठीक। क्लियर है, आई होप। अब देखिए दूसरा एक और तरीका है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का। अब देखो थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने ये नहीं समझाया था, ध्यान से देखिएगा। हम नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस, बहुत ध्यान से बच्चों सभी लोग देखेंगे ये। हम नॉर्मल इक्वेशंस बना के भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। देखो स्कैटर डायग्राम वाला पार्ट, कुछ क्वेश्चंस में स्कैटर डायग्राम भी पूछता है। मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको स्कैटर डायग्राम बता दिया है। अब देखो बच्चों, नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन क्या होती है, बहुत सिंपल है, NA प्लस
बी सिग्मा एक्स, ये पहली इक्वेशन होती है। दूसरी होती है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दो मेरी नॉर्मलाइज्ड इक्वेशंस हैं। ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ये लीस्ट स्क्वायर की इक्वेशन है। कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को शायद लीस्ट स्क्वायर के भी क्वेश्चंस उनकी बुक में हो, सिलेबस में, तो ये वो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से की मदद से भी मैं डायरेक्टली रिग्रेशन लाइन निकाल सकता हूं, ठीक है ना। मेरा अजम्पशन क्या रहता है, मैं ये मान लेता हूं कि जो बेस्ट फिट लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हमेशा मेरा अजम्पशन रहेगा जब भी मैं नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको करना क्या था, आपको यही तो निकालना है ना। ये अगर आप पहले लेक्चर के बिल्कुल बिगिनिंग में जाओगे तो हमने शुरुआत ही यहीं से की थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो मैं मान लेता हूं कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज द बेस्ट फिट लाइन। अब मुझे ये दो लाइंस याद रखनी है और हमेशा यही यूज करना है, हमेशा, ठीक। अब देखो यहां पर मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। मैंने एक्स वाई ऑलरेडी बना लिया था, ठीक। एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली मैं एक्स स्क्वायर भी ऑलरेडी बना चुका हूं। तो ये सभी टर्म्स तो मैं ऑलरेडी बना ही चुका हूं। इन सभी के समेशंस तो मेरे पास ऑलरेडी हैं ही। एक बार अगर मेरे पास सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या वैल्यू आएंगी। बहुत सिंपल है, आप भी साथ में कैलकुलेट करते चलो। 3 2 5 1 6 10 15, दिस विल बी 15, दिस विल बी 13 13 4 17 20 25, दिस विल बी 25, ठीक है ना। दिस विल बी 65 एंड दिस विल बी 5 14 25 25, दिस विल बी 55, ठीक। तो ये वैल्यूज मुझे पता चल गई। अब सीधे इस इक्वेशन में रखो, सिग्मा वाई क्या था 25, 25 इज इक्वल टू एन कितना था 5, इस 5a प्लस b मुझे नहीं मालूम, बट मुझे सिग्मा एक्स मालूम है। सिग्मा एक्स कितना है बच्चों 15, तो दिस इज 15b। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इज 65, 65 इज इक्वल टू दिस इज 15a प्लस 55b। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। दोनों इक्वेशंस को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, a और b का वैल्यू निकाल लिया। सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 8, b का वैल्यू आ जाएगा -1। a और b का वैल्यू आ गया, मैंने a और b का वैल्यू रख दिया। कहां पे रख दिया, यहां पे। यही तो मैंने बेस्ट फिट लाइन निकाली थी। तो जब a और b का वैल्यू रखूंगा तो मुझे y मिल जाएगा 8 -x। तो दिस विल बी माई रिग्रेशन लाइन। डायरेक्टली अगर आप ये दोनों इक्वेशन याद रख सकते हो तो डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, अदरवाइज इस मेथड को फॉलो करके भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन में आपसे क्या दिया था, आपको x दिया था 3.5, आपको y एस्टिमेट करना था। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3.5, कितना आ जाएगा 4.5। तो दिस 4.5 विल बी योर आंसर। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। इट इज अ गुड मेथड। अब देखो यहां पर जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है तब क्या हो जाता है। अब ये जो मैंने मीन वगैरह निकाला है ना, यहाँ तो सिंपल था, आसान वैल्यू थी। कभी कभी यहाँ बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाती है, तो ये मीन, सिग्मा एक्स वाई, ये सब मैं अज्यूम्ड मीन वाले मेथड से भी कर सकता हूँ। ये पूरे स्टैट्स का वही सब कॉन्सेप्ट में यूज कर सकता हूँ जो मैं 11th में पढ़ के आया हूँ या 10th में भी पढ़ के आया हूँ। मीन डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन, वो मेरे को ये 4 वैल्यूज चाहिए भाई, मेरे को ये 4 वैल्यूज चाहिए। अब ये 4 वैल्यूज मैं चाहे जैसे निकालूं, ठीक है ना, कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड अडॉप्ट कर सकता हूं ये वैल्यूज को निकालने के लिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर अगर आपने पूरा देख लिया है तो आई एम श्योर, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल बी स्कोरिंग 7 to 8 मार्क्स। श्योर शॉट आता ही है रिग्रेशन लाइन में। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी रिग्रेशन लाइन में प्रॉब्लम रहती है। रीजन बीइंग, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बता दूं, जब तक आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आएगा तब तक आप कभी भी कोरिलेशन, कोवेरियंस और रिग्रेशन लाइन अप्लाई नहीं कर पाओगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। इसीलिए कोर कॉन्सेप्ट समझना बच्चों बहुत जरूरी है। क्लियर है? आई होप लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। एज आई ऑलवेज से, इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्दी इनफ, डू लाइक द लेक्चर, शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, एंड यस, don't forget to subscribe the channel. Stay tuned for the next lecture. Next lecture में mathematics में we'll be
taking up a very good topic that is linear programming. बहुत से बच्चों को confusion रहता है, डर रहता है. It's a challenge. Once you will watch the lecture, linear programming will be a cakewalk for you. Till then, stay safe, stay healthy, and study well. Thank you.